नमस्ते दोस्तों, मैं निखिल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल एनएक्सएस फेयर के ऊपर। और आज फोर्स का थर्ड लेक्चर है जो कि होपफुली लास्ट लेक्चर होने वाला है फोर्स का। देखो, अब तक हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन तक की पढ़ाई कर ली है और आज के लेक्चर में हम सबसे पहले इंपल्स की पढ़ाई करेंगे, मींस आवेग को समझेंगे जो कि पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर थर्ड लॉ ऑफ मोशन और उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी संवेग का संरक्षण, और उसके बाद जो है वो एक सेपरेट लेक्चर में एक्सपेक्टेड और पीवाईक्यूज करेंगे। ठीक है, चलिए तो बिना किसी देरी के हम अपने लेक्चर पे आगे बढ़ते हैं। चलिए तो इंपल्स को समझने से पहले हम सबसे पहले थोड़ा फोर्स को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, फोर्स के बारे में हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या बातें पढ़ी थी। देखो, फोर्स का डेफिनेशन जो है वो हमें कौन से लॉ से मिलता है। डेफिनेशन जो है वो न्यूटन के किस नियम से मिलता है? सेकंड लॉ से, है ना। सेकंड लॉ ऑफ मोशन से जो है वो हमें क्या मिलता है? फोर्स का डेफिनेशन मिलता है। और वो क्या है? वो है फोर्स जो है वो मोमेंटम में बदलाव की दर को ही हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। या मोमेंटम में दर का बदलाव जो है वो फोर्स के समानुपाती होता है। ये चीज पढ़ा था हमने। और यहीं से जो है वो हमें फोर्स का क्या मिल गया था? फॉर्मूला मिल गया था। और क्या था वो? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये वाली चीज मिली थी। ठीक है, उसके बाद अब फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? क्योंकि भाई एसआई यूनिट तो पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। देखो, तो मास क्या हो गया? मास जो हो गया वो केजी हो गया, और एक्सेलरेशन क्या हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहां पर जो है वो हम लिख सकते हैं क्या कि भाई इसका क्या होगा? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। डन, ये वाली चीज। साथ ही साथ फोर्स का क्या दूसरा यूनिट होता है? न्यूटन, है ना। साथ ही साथ क्या होगा? फोर्स का दूसरा हो जाएगा न्यूटन, जिसे हम कैपिटल एन से दर्शाएंगे। डन। अब देखो, ये एसआई यूनिट की बात हुई, बट पेपर में ना सीजीएस यूनिट भी कभी कभी पूछता है। देखो यहां पे मैंने लिख रखा है क्या कि भाई यूनिट जो है ना वो चार टाइप के होते हैं। ये हम यूनिट एंड डायमेंशन जब लास्ट में पढ़ेंगे ना तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और ये चीज मैंने लास्ट में इसी वजह से रखा हुआ है क्या कि जब हम सारी चीजों को पढ़ लेंगे ना तो यूनिट एंड डायमेंशन एक तरीके का रिविजन हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है ना, मैंने भी ऐसे ही पढ़ा था। ठीक है, तो देखो एसआई यूनिट में सबसे पहला यूनिट कौन सा होगा? सबसे पहला एसआई यूनिट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सीजीएस यूनिट है, फिर एमकेएस है, फिर एफपीएस है। ठीक है ना। अब देखो सीजीएस यूनिट पूछते हैं जहां पे लेंथ को सेंटीमीटर से दर्शाते हैं, है ना, वेट को ग्राम से, और दूसरा जो है वो टाइम को सेकंड से। इसी को कहते हैं सीजीएस यूनिट। अभी तक इतना ही समझो आप। ठीक है, तो सीजीएस यूनिट में इसे क्या कहते हैं? ठीक है ना, सीजीएस यूनिट में इसे हम क्या कहते हैं? सीजीएस यूनिट में जो है वो इसका यूनिट होगा डाइन, है ना। सीजीएस यूनिट में जो है वो इसका क्या होगा? यूनिट डाइन होगा। ठीक है, अब डाइन, अब पूछता है क्या कि भाई डाइन को जो है वो कितने, मतलब कितना डाइन बराबर न्यूटन होगा, है ना। एक न्यूटन में कितने डाइन होंगे, या फिर एक डाइन में कितना न्यूटन होगा। ये क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार पूछता है रेलवे। ठीक है ना, इस चीज को डिराइव करते हैं हम लोग। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे इसका डेरिवेशन देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर मैं एक न्यूटन लिखूं तो यहाँ पे हम किस तरीके से, और इसी तरीके से आप भी पेपर में अगर आपको डायरेक्टली याद ना हो तो इसी तरीके से आप डिराइव कर ले सकते हो। ठीक है ना, देखो यहाँ पे ये जो है वो एक न्यूटन में क्या होगा भाई? 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही तो होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने आपको सीजीएस यूनिट में क्या बोला? यहाँ पे सीजीएस यूनिट में सेंटीमीटर होता है, ग्राम होता है और सेकंड होता है। ये चीज होते हैं, है ना। यहां पे अपना क्या होता है? एसआई यूनिट में किलोग्राम होता है, मीटर होता है और सेकंड होता है। ठीक है, तो देखो अब हमें क्या करना होगा? हमें यहां पर केजी को क्या करना होगा? ग्राम में बदलना होगा। ये एसआई यूनिट का मानक है और ये सीजीएस यूनिट का मानक है। तो एसआई यूनिट में जो है वो केजी होता है, तो वहां पे क्या होता है? ग्राम होता है। और यहां पर जो है वो आप समझो क्या कि यहाँ पे मीटर होता है तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ सेंटीमीटर होता है। और टाइम तो सेकंड है, यहाँ पे भी सेकंड ही है। ठीक है ना, ये चीज़ होती है। ठीक है, अब हम लोग इसी तरीके से यूनिट में कन्वर्जन कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर केजी है तो इसको ग्राम करेंगे तो कितना ग्राम होता है? 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? यहाँ पे 1 तो है ही, यहाँ पे 1000 ग्राम लिख देंगे, है ना। यहाँ पे ग्राम लिख देंगे। अब देखो मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इनटू कितना कर सकते हैं? 100 सेंटीमीटर कर सकते हैं। और सेकंड तो सेकंड है ही है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब ये को यहाँ पे जो है वो 10 की पावर 5 आ गया। देखो 1 2 3 और 4 5 जीरो है, तो 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही तो हो गया। और यही तो डाइन था, यही तो डाइन है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? 10 की पावर 5 डाइन, है ना, ये वाली चीज। तो डाइन का हमें एक और यूनिट पता चल गया। जैसे न्यूटन का था केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वैसे ही इसका क्या हो जाएगा? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये भी यूनिट है इसका। साथ ही साथ जो है वो हमें ये भी पता चल गया कि भाई 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 यानी 1 लाख डाइन होते हैं।
ठीक है। और अगर हमसे जो है वो अगर एक डाइन में पूछे तो हम यहाँ पे एक डाइन में अगर पूछे तो हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर -5 न्यूटन होगा, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये वाला चीज़ आपको समझ में आ गया। चलिए अब इम्पल्स को समझते हैं। चलिए तो इम्पल्स को समझने से पहले हम अपने पिछले लेक्चर की कुछ बातों को रिवाइज करते हैं, जिसमें सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा मोमेंटम, जिसे हम स्मॉल p से दर्शाते हैं। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने से पहले हमने क्या पढ़ा था, मोमेंटम पढ़ा था, और फिर सेकंड लॉ। तो इन्हीं दोनों चीज को हम रिवाइज करेंगे। देखो, तो मोमेंटम क्या होता था, मोमेंटम जो होता था वो मास इंटू वेलोसिटी होता था, मास इंटू वेलोसिटी होता था। तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु जो है वो अगर मूविंग कंडीशन में है, मूव कर रही है, चल रही है, गति में है, तो उसके पास क्या होगा, उसके पास ऑटोमेटिकली संवेग होगा, उसके पास ऑटोमेटिकली क्या होगा, संवेग होगा, ठीक है। ये बात पढ़ी थी। और दूसरा सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या पढ़ा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में जो है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने ये पढ़ा कि भाई फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। और यही जो था वो फोर्स का क्या एक्चुअल डेफिनेशन दे रहा था, फोर्स का मान बता रहा था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यहीं से हमने निकाला था, ठीक है। तो यहां से हमें ये बात, दो बातें पता चली थी, ठीक है ना। ये दो बातें हमने जो है वो पिछले लेक्चर में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम जो है वो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूविंग कंडीशन में है, अगर वो चीज चल रही है तो उसके पास मोमेंटम होगा, ठीक। और दूसरा हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था क्या कि फोर्स जो होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स होता है, ठीक है ना। मोमेंटम में बदलाव के दर को क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ये दो बात कही थी। अब इन्हीं दोनों बातों को कंक्लूड करते हैं, इन दोनों बातों को कंक्लूड करते हैं। क्या कंक्लूड कर सकते हैं, देखो हम ये इन दोनों चीजों से अगर हम एक निष्कर्ष पे पहुंचने की कोशिश करें तो क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन अगर हम निकालें तो क्या निकाल सकते हैं। सबसे पहले जो है वो हम क्या देख सकते हैं कि भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रही होगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट गति में होगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट गति में होगी तो उसके पास में क्या होगा, उसके पास संवेग होगा, उसके पास संवेग होगा, ठीक है ना। उसके पास मोमेंटम होगा, मोमेंटम होगा, ठीक। और अगर कोई बल लगा, अगर कोई बल लगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आएगा। मींस अगर मोमेंटम में बदलाव हुआ, अगर मोमेंटम में बदलाव हुआ, चेंज हुआ, तो क्या होगा, तो फोर्स आ जाएगा, तो फोर्स आ जाएगा, ठीक है। मींस अगर कोई वस्तु चल रही है तो क्या होगा, संवेग होगा उसके पास, और अगर संवेग में बदलाव हुआ तो बल आया होगा। ये दो बातें आपको समझ में आई, ये दो बातें समझ में आई। अब समझते हैं हम आवेग को। देखो आवेग क्या होता है, आवेग जो है उसका अर्थ है, सबसे पहले आवेग को जो है वो हम कैपिटल जे से दर्शाते हैं, ठीक है। आगे है ये चीज, बट मैं अभी आपको बता रहा हूं कि इसको क्या कहते हैं, इसको कैपिटल जे से दर्शाते हैं, ठीक। अब देखो ये आवेग जो है वो क्या होता है, जब कम समय में, जब बहुत ही कम समय में, जब बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम समय में, कम समय में अगर बहुत ज्यादा बल लग जाता है, बहुत ज्यादा बल लग जाता है। मींस मैं इसको अगर इंग्लिश में लिखूं तो क्या लिखूंगा, क्या कि भाई स्मॉल टाइम में, विद इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, विद इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम जो है वो विद इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स अगर लग रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है, तो वो क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लगा तो वो क्या हो जाएगा, वो जो है वो इंपल्स कहलाएगा, वो इंपल्स कहलाएगा। तो मैंने क्या कहा इंपल्स को, इंपल्स को मैंने कहा कि भाई अगर कोई फोर्स जो है वो बहुत बड़े अमाउंट का फोर्स जो है, सपोज करते हैं 500 न्यूटन के आसपास का फोर्स, 1000 न्यूटन के आसपास का फोर्स, अगर कोई बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ फोर्स जो है वो अगर बहुत थोड़े समय के लिए अगर लगता है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इंपल्स, उसे हम कहते हैं आवेग। अब इस चीज को जो है वो, इससे पहले मैंने आपको ये दो बातें बताई थी, एक संवेग बताया और उसके बाद सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को रिवाइज कराया। क्यों कराया, इस चीज को समझते हैं। देखो मैंने क्या बोला, क्या कि एक बहुत बड़े अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा होगा, बहुत बड़े अमाउंट का बल लग रहा होगा। अगर बल लग रहा होगा तो ऑटोमेटिकली देखो ऊपर हमने क्या लिखा, क्या कि भाई अगर मोमेंटम में बदलाव होगा तो बल लगेगा। तो इस चीज का वाइस वर्सा भी सही है, उलट भी सही है कि अगर फोर्स लगा होगा तो मोमेंटम में बदलाव आया होगा, बदलाव आया होगा। अगर फोर्स, अगर बल लगेगा तो मोमेंटम में या संवेग में बदलाव होगा। तो यहां पे हम लोग ये चीज कह सकते हैं कि भाई अगर बल लगा है, एक बड़े अमाउंट का बल लगे या छोटे अमाउंट कहीं बल लगे, तो क्या होगा, यहां पे मोमेंटम में बदलाव आएगा, मोमेंटम में बदलाव आएगा। तो यहां पे भी एक बड़े अमाउंट का बल लगा है एक छोटे समय में, तो यहां पे भी मोमेंटम में बदलाव होगा। तो हम यहां से ये चीज जानते हैं क्या कि इंपल्स जो है, इंपल्स जो है
वो क्या होता है, इंपल्स जो कुछ नहीं है, इंपल्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम ही है, मोमेंटम में बदलाव, संवेग में बदलाव को ही हम क्या कहते हैं, इंपल्स कहते हैं, है ना। और ये संवेग में बदलाव कैसा होता है, ये संवेग में बदलाव कैसा होता है, जब बल बहुत ज्यादा होता है, जब फोर्स बहुत बड़ा होता है, फोर्स लार्ज होता है, और समय का अंतराल जो है वो बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। इंपल्स क्या होता है, इंपल्स जो है वो कुछ नहीं है, इंपल्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम ही है, संवेग में बदलाव को ही आवेग कहते हैं। और वो कैसा होता है, जब बल जो है वो बहुत बड़ा बल किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है, किसी वस्तु पे बहुत बड़ा बल लगता है, और समय बहुत कम समय में, मींस कम समय में। अब सोचो क्या कि आप बैठे हो, अब टीवी देख रहे हो, बहुत देर से, घंटे 2 घंटे से टीवी देख रहे हो, और पापा ने जो है वो अचानक से एक जोर का थप्पड़ आपके ऊपर लगा दिया। तो ये बहुत बड़ा बल जो है वो एकदम छोटे से समय में जब लग जाता है ना, वो चीज। बहरहाल हम एग्जाम्पल को भी डिस्कस करेंगे। तो इतना आपको समझ में आया। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। देखो, यही सेम चीज मैंने आपको बताया इंपल्स में, ये जो है वो इसका एक डेफिनेशन है, आप इसको पढ़ लेना। देखो मैंने आपको क्या बताया, क्या कि जे से इसको दिखाते हैं, जे से दर्शाते हैं, ठीक है, इसको जे से दर्शाते हैं। और ये क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा। डेल्टा क्या दिखाता है, डेल्टा जो है वो क्या दिखाता है, मैंने पहले लेक्चर में ही बताया था कि डेल्टा क्या दिखाता है, डेल्टा जो है वो चेंज को दिखाता है, डेल्टा जो है वो चेंज को दिखाता है। और ये चेंज किसके साथ लगा हुआ है, मोमेंटम में। तो इसको क्या कहेंगे, ये चेंज इन मोमेंटम है, संवेग में परिवर्तन है ना। और अगर संवेग में अगर परिवर्तन आया है, हमने जो है वो वहीं सेकंड लॉ में ही पढ़ा कि अगर संवेग में परिवर्तन आएगा तो एक बल आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये बल और एक छोटे समय, डेल्टा मींस क्या है, स्मॉल टाइम इंटरवल है ये, है ना, स्मॉल, बहुत छोटा समय अंतराल है। तो ये चीज जो है वो, ये फोर्स है, और ये जो है वो स्मॉल टाइम इंटरवल है, स्मॉल टाइम इंटरवल है, ठीक है ना। तो यहां से आपको ये चीज पता लग गई कि भाई इंपल्स क्या होता है, इंपल्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम को ही क्या कहते हैं, इंपल्स कहते हैं। और ये बल जो इसके ऊपर लग रहा होता है वो बहुत बड़ा बल होता है, बहुत कम समय के लिए लग रहा होता है, ठीक है। चलिए आगे देखें, आगे क्या है। देखो अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स को समझ लेते हैं, और साथ ही साथ जो है वो इसके साथ जुड़े कुछ तथ्यों को समझ लेते हैं, ठीक है। देखो इसको जो है वो हम कैपिटल जे से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये बात मैंने आपको पहले ही बताई। ये एक सदिश राशि है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर एक एरो भी लगेगा, जैसे क्या कि इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, जे के ऊपर एक एरो दिखा सकते हैं, है ना, ठीक। चलिए अब जो है वो इसका यूनिट, एसआई यूनिट, पेपर में आने वाला क्वेश्चन, एसआई यूनिट क्या है, ठीक है। अब देखो एसआई यूनिट कैसे भाई, जे जो है वो क्या है, जे इज इक्वल टू फोर्स इनटू डेल्टा टी था। आप इसको टाइम ले सकते हैं। तो ये फोर्स का क्या होता है, फोर्स जो है वो न्यूटन है, और टाइम का क्या होगा, टाइम जो है वो सेकंड है। तो क्या हो गया, न्यूटन सेकंड हो गया, है ना, न्यूटन सेकंड हो गया। लेकिन इसका जो है वो दूसरा यूनिट भी होगा, सिर्फ न्यूटन सेकंड ही नहीं, इसका और क्या यूनिट होगा, इसका यूनिट एक और होगा। अब फोर्स का जो है वो सेकंड लॉ से हमें क्या पता चला था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहां से मास का क्या होता है भाई, केजी, और एक्सेलरेशन का क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही तो होता है। अब देखो यहीं पे अगर हम न्यूटन के जगह पे अगर हम इसको रख दें, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखें, और यहां पे एक और सेकंड है, तो ये सेकंड से सेकंड कट गया, तो ये क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकंड। तो ये भी इसका एक यूनिट है, ठीक है ना। इसका यूनिट जो है वो एक और क्या है, केजी मीटर पर सेकंड, ये वाली चीज, ठीक है। ये बात समझ में आया। चलो अब यहां से ना हमें 2 बात और समझना है। देखो सबसे पहले क्या समझना है, नोट करके आप समझो, नोट करके समझो। देखो भाई इसका यूनिट जो है, इसका यूनिट जो है वो किसके समान हो गया, इसका यूनिट जो है वो किसके समान हो गया, सेम एज किसके है, ये जो है वो संवेग या मोमेंटम के समान है, संवेग या मोमेंटम के समान है। ये चीज आप एकदम याद करके रखोगे, क्या कि इसका यूनिट, इंपल्स का यूनिट किसके समान है, संवेग के समान है। क्यों याद करना है, क्योंकि पेपर में जो है वो ये क्वेश्चन पूछते हैं। क्या क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा, क्या कि इनमें से किसका एसआई यूनिट सेम होता है, सेम होता है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेंगे। और ऑप्शन में जो है वो आपके सामने लिखा होगा मोमेंटम संवेग, और आवेग इंपल्स लिखा होगा, इंपल्स लिखा होगा। फिर लिखा होगा आपके सामने इंपल्स और फोर्स, इंपल्स और फोर्स, और उसके बाद फिर और 2-3 एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल और रहेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमारे साथ कंफ्यूजन ये होता है पेपर में, क्या कि हमने जो हम ये समझ के चलते हैं ना, क्या कि आवेग में जो है वो, आवेग क्या होता है, एक बहुत बड़ा फोर्स कम समय के लिए लगता है। तो हमारे दिमाग में हमेशा फोर्स के साथ रिलेशन बना होता है इंपल्स का, है ना। लेकिन ये होता क्या है, मैंने आपको क्या बताया, कि फोर्स जो होता है, ये आवेग जो है वो क्या है, आवेग जो है वो चेंज इन मोमेंटम है। वो किसके बराबर है, चेंज इन मोमेंटम के। और फोर्स के साथ जो है वो टाइम, एक छोटे समय भी तो जुड़ा है ना, यहां पे एक समय भी तो जुड़ा है। तो यहां पे फोर्स के साथ रिलेशन नहीं है, फोर्स के साथ जो है वो समय भी जुड़ा हुआ है ना। तो यहां पे जो है वो क्या है, इंपल्स जो है वो
चेंज इन मोमेंटम है, तो इसका यूनिट किसके जैसा होगा, इसका यूनिट मोमेंटम जैसा होगा, ठीक है ना। तो यहां पे जो है वो इसका यूनिट मोमेंटम के जैसा होगा, मोमेंटम के जैसा होगा, ठीक है ना, मोमेंटम के जैसा होगा। अब इसके एप्लीकेशन के बारे में समझ लेते हैं, इसके एग्जांपल्स को समझ लेते हैं। अब देखो इसके एग्जांपल को समझते हैं। देखो यहां पे क्या है, क्या कि जैसे एक बॉल को हिट कर रहे हैं, बॉल को हिट कर रहे हैं, जैसे मान लो क्या कि बॉल जो है वो बुमराह ने बॉल डाल दिया। देखो यहाँ पे एक बॉलर समझ लेते हैं, और ये जो है वो एक बॉल थ्रो कर रहा है, बॉल थ्रो कर रहा है यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे जो है वो बैट्समैन खड़ा है बैट लेके, है ना, ये जो है वो बैट लेके यहाँ पे खड़ा है, ठीक है ना। अब देखो ये बॉल तो बहुत तेजी के साथ आ रही थी, किसी एक दिशा में जा रही थी बहुत तेजी के साथ। अब ये क्या कर रहा है कि ये बैट्समैन जो है वो बैट को स्विंग करके बहुत तेजी के साथ खींचता है। तो बैट का स्विंग ही क्यों कर रहा है, बैट जो है जब डिफेंस करना होता है तो तुरंत रोक लेते हैं ऐसे खड़ा, लेकिन अगर बॉल को बहुत तेजी के साथ हिट करना होता है, जब पुल शॉट करता है रोहित शर्मा, तो ये क्यों करता है, बैट को बहुत ज्यादा दूर पीछे की तरफ लेके जाता है और उसके बाद खींचता है वो, है ना। ऐसा क्यों खींचना है, ऐसा खींचना इस वजह से है क्योंकि हम फोर्स को बढ़ाते हैं, फोर्स को बहुत तेज करते हैं। जब हम पीछे करके जो है वो जब आगे की तरफ खींचते हैं बैट को, तो हमें जो है वो फोर्स लगाने के लिए समय मिल जाता है, मींस हम लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लगा सकते हैं। और ये समय क्या होता है, बैट के साथ जब बॉल का संपर्क होगा, आप समझो ये बैट है और बॉल का संपर्क क्या होगा, बहुत मिली सेकेंड्स के अंदर का होगा, बहुत मिली सेकेंड्स के अंदर का होगा। तो जब फोर्स बहुत तेज होगा, जब फोर्स बहुत तेज होगा और वो बहुत कम समय के लिए होगा, तो मोमेंटम में बदलाव बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी होगा। तो ये बॉल जो है वो 6 के लिए जा सकती है, वो 4 के लिए जा सकती है। तो ये चीज हो गया। फुटबॉल में जब किक मारते हैं, वो भी गोल्फर जब जो है, टाइगर वुड्स को आपने देखा होगा क्या कि एक गोल्फर जो है वो बहुत पीछे की तरफ अपना स्टिक लेके जाते हैं, गोल्फ स्टिक, और उसके बाद खींच के मारते हैं, वो भी यही कारण है, वो भी सेम एग्जांपल है, ठीक है ना। उसके बाद जो है वो कार का क्रैश होना, कार का क्रैश, आपने एक्सीडेंट बहुत सारे एक्सीडेंट पेपर में देखा होगा। एक्सीडेंट अचानक से जो है वो क्या होता है क्या कि भाई एक कार जा रही है और ये अचानक से जो है वो किसी दूसरे ट्रक के साथ जो है वो टक्कर खा जाती है ना, टक्कर लग जाती है इसकी सामने से, और ये पूरा आगे से जो है वो पिचक सा जाता है ना, पिचक जाता है। तो ये क्यों हो जाता है, क्योंकि एक बहुत, जब वो टक्कर होती है ना तो बहुत बड़ा फोर्स एक्ट कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा होता है, और वो जो है वो अचानक से बहुत कम समय में वो रुक जाती है। तो उसके ऊपर क्या होता है, बहुत ज़्यादा बल लग गया, है ना, इम्पल्स है और फोर्स बहुत ज़्यादा लग गया, तो ये क्या हो गया, अचानक से रुक गया। तो ये इस चीज़ के कारण जो है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, या यहाँ पे सामने जो है वो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या हो गया, बहुत ज्यादा फोर्स लग जाता है। जब बहुत ज्यादा फोर्स लगा तो क्या होगा, ये बहुत जल्दी पिचक जाएगा, आदमी भी मर जाते हैं, है ना, ये वाली चीज, ठीक। बॉक्सर का पंच सेम एग्जांपल, ठीक है ना। हैमर जो मतलब जब हम कील जब ठोकते हैं ना उसके ऊपर, दीवार के ऊपर किसी हथौड़ी से, वो भी सेम एग्जांपल, ठीक है ना। गोल्फ का स्विंग बताया, ट्रैम्पोलिन जंप बताया, ठीक है ना, ये सारी चीजें। अब थोड़ा सा कुछ और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं संवेग में। देखो क्या है, देखो जब हम बॉल को कैच करते हैं तो आपने ये चीज देखी होगी क्या कि जब बॉल को फील्डर जब कैच करते हैं ना तो वो हाथ को पीछे की तरफ खींचते हैं। ये क्यों खींचते हैं, देखो बॉल तो बहुत तेजी के साथ आ रही होगी, है ना, बॉल बहुत तेजी के साथ आ रही होगी। सपोज कर लो क्या कि 90 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है वो बॉल जो है वो सामने आ रही होगी, 90 मीटर पर सेकंड नहीं, kmph जो है, किलोमीटर पर आवर से जो है वो बॉल सामने आ रही है ऐसे, और वो खींच के बहुत देर तक जो है वो हाथ को थोड़ा पीछे करते हैं। अब ये हाथ को पीछे करने का कॉन्सेप्ट क्या है, इस चीज़ को समझो क्या है ये, क्योंकि जैसे ये हाथ को जब पीछे करते हैं ना, हाथ को पीछे करते हैं तो समय अंतराल को बढ़ा रहे होते हैं, है ना। ये टाइम इंटरवल जो जुड़ा हुआ था, इस टाइम इंटरवल को बढ़ा रहे होते हैं। ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा क्या कि भाई इसको चोट कम लगेगा, है ना, बट हम इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो आप, ये बॉल आ रहा है सामने से, है ना। अब सपोज कर लो क्या कि इम्पल्स जो भी होगा, है ना, वो तो सेम ही होना है ना, वो क्या होना है, वो तो सेम होना है। तो सपोज करते हैं क्या कि ये क्या होगा, ये 50, इसका वैल्यू क्या होगा 50, और ये क्या होगा, ये कांस्टेंट ही रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, ये कांस्टेंट रहेगा। अब फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, यही तो हमने पढ़ा इम्पल्स को, फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। तो अब सोचो क्या कि अगर ये 50 है ना, और समय अंतराल जो है वो पहले 1 सेकंड था, 1 सेकंड, है ना, 1 सेकंड के अंदर बॉल को पकड़ लिया, तो क्या होगा यहाँ पे, अगर ये 1 सेकंड के अंदर पकड़ेगा तो फोर्स का मान कितना होगा, फोर्स का मान जो है वो 50 न्यूटन होगा, ठीक है ना। तो 1 सेकंड के लिए फोर्स का मान कितना हो गया, 50 न्यूटन हो गया, ठीक है। अब सोचो क्या कि यही समय अंतराल जो है उसको 2 सेकंड कर देते हैं, है ना, वो थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचे, उस कैच करके उसको थोड़ा सा पीछे 2 सेकंड, 1 सेकंड और बढ़ा ले, तो वो क्या करेगा भाई, यहाँ पे फोर्स का मान कितना हो जाएगा, अगर ये 50, अगर इम्पल्स का मान अगर कांस्टेंट था, सेम रहेगा, तो 50, ये 50 ही रहेगा, और यहाँ पे समय जो है वो 2 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, फोर्स जो है वो 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे फोर्स का मान कितना हो गया, 25 न्यूटन, फोर्स का मान जो है वो 25 न्यूटन। अब आपने देखा क्या कि जैसे ही समय बढ़ा तो फोर्स जो है वो कम हो गया, फोर्स कम हुआ।
सपोज करो क्या कि 1 सेकंड और बढ़ा दे, ये 3 सेकंड कर दे, तो ये क्या होगा, यहाँ पे इसका मान तो 50 ही होगा, और यहाँ पे 3 अगर कर दिया तो ये क्या होगा, ये 16.66 के आसपास हो जाएगा ना, 16.66, तो मतलब फोर्स का मान जो है वो और कम हो गया, 16.66 न्यूटन हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको क्या पता चला क्या कि भाई जैसे जैसे समय जो है वो बढ़ रहा था फोर्स का मान कम हो रहा था, है ना। क्या समझा आपने, क्या कि भाई जे तो कांस्टेंट है ना, इंपल्स जो है वो तो कांस्टेंट है, वो तो कांस्टेंट है, बट तो इससे हमें क्या पता चला गया कि भाई अगर समय का मान अगर बढ़ने लगेगा तो ऑटोमेटिकली बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को फोर्स का मान कम होने लगेगा। इसीलिए जो है वो क्या करते हैं, मैथमेटिकली मैंने आपको समझाया, इसीलिए वो क्या करते हैं क्या कि भाई फोर्स को कम करने के लिए समय को बढ़ाने लगते हैं पीछे, ताकि उनको चोट कम लगे, ये वाली चीज होती है, ठीक है। अब देखो कार में एयर बैग्स होते हैं ना, कार में एयर बैग्स होते हैं, जब एक्सीडेंट होता है, जब इंपैक्ट होता है, जब कोलिजन होता है सामने से, तो क्या करता है वो एयर बैग अचानक से खुल जाता है, आदमी की जान बच जाती है। कैसे बचती है उस चीज़ को समझते हैं। देखो ये दो यहाँ पे चीज़ें हैं, यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे जो है वो पहले ये नॉर्मली गाड़ी जा रही थी, और यहाँ पे सोचो क्या कि यहाँ पे अचानक से टक्कर हो गई, है ना, टक्कर हो गई, है ना, और कोलिजन हुआ। अब कोलिजन होने के कारण क्या हुआ, क्या कि भाई ये आदमी जो है वो आगे एयर बैग नहीं था, इसमें यहाँ पे एयर बैग नहीं है, ये अचानक से आदमी टक्कर खाएगा और टक्कर खा के शीशा तोड़ते हुए बाहर निकल जाएगा, या स्टेयरिंग से टकरा जाएगा इसका सर, और सर्वर फूट जाएगा, ठीक है ना, यही होगा, ठीक है। बट अब दूसरे वाले एग्जाम्पल में समझते हैं क्या कि यहाँ पर क्या हुआ, क्या कि स्टेयरिंग में ही एयर बैग लगा होता है, ये एयर बैग है ना, ये एयर बैग है, ठीक है, और ये एयर बैग निकल जाएगा, है ना, जैसे ही कोलिजन होगा। अभी मैंने आपको बताया क्या कि कोलिजन जब भी गाड़ी की बहुत अचानक से, आपको पता थोड़ी चलता है, अचानक से कोई जबरदस्ती तो टक्कर मारता नहीं है, अचानक से टक्कर हुआ, अचानक मतलब क्या कि समय अंतराल बहुत कम होगा, और समय अंतराल अगर कम होगा तो फोर्स अत्यधिक होगा, बहुत ज्यादा होगा, है ना, तो बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा, बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा तो सर्वर फूटना ही है, मरना ही है, तो ये चीज हो जाती है। तो ये क्या करता है क्या कि जैसे ही टक्कर महसूस करता है तो ये सेंसर्स एक्टिवेट होते हैं और एयर बैग जो है वो स्टेयरिंग से बाहर निकल जाता है। अब जैसे ही एयर बैग बाहर की तरफ निकलेगा तो वो क्या होगा, जब ये आदमी आगे की तरफ झुकेगा, है ना, टक्कर के लिए, जब टक्कर होगा तो ये आदमी आगे की तरफ जाएगा, है ना, क्योंकि बॉडी क्या था, बॉडी तो इनर्शिया, मोशन के इनर्शिया में है, तो ये तो आगे जाने की कोशिश करेगा। जैसे ही ये आगे जाने की कोशिश करेगा तो ये क्या होगा, ये एयर बैग बाहर निकल के जो है वो इसके टाइम अंतराल को जो है वो रोक बढ़ा देगा, है ना। देखो यहाँ पे ये ऐसे, इसका सर थोड़ा सा आगे, फिर थोड़ा सा आगे, और ये पूरी तरीके से टक्कर हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब भी यहाँ पे एयर बैग होगा तो ये टाइम इंटरवल को बढ़ा देगा और लगने वाला फोर्स इसी तरीके से बहुत कम हो जाएगा, और इस तरीके से आपकी जान बच जाएगी। इसीलिए जो है वो एयर बैग वाले कार जो है वो ज्यादा सुरक्षित होते हैं, और इसीलिए हमें एयर बैग वाले कार ही खरीदने चाहिए, ताकि उससे हमारी जान की भी सुरक्षा बनी रहती है ना। चलिए, तो होपफुली आपको इंपल्स, आवेग समझ में आया होगा। चलिए अब हम अपने आगे टॉपिक में मूव करते हैं। चलिए, तो अब न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में बात करते हैं। देखिए, उससे पहले हम जो है वो थोड़ा सा दोनों लॉ को रिवाइज कर लेते हैं। देखो, हमने पहले फर्स्ट लॉ में क्या पढ़ा, फर्स्ट लॉ को किसका लॉ कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना, जड़त्व का नियम कहते हैं, है ना। अब देखो ये क्या है भाई, इसमें हमने जो है वो इनर्शिया के बारे में सबसे पहले पढ़ा था, और इनर्शिया 3 टाइप का था, है ना, एक रेस्ट का, एक मोशन का और एक डायरेक्शन का, ये चीजें पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद सेकंड लॉ पढ़ा था, सेकंड लॉ पढ़ा था, और इसे क्या कहते हैं, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन कहते हैं, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन कहते हैं। और साथ ही साथ यहीं से जो है वो हमें फोर्स का जो है वो क्या मिलता है, परिभाषा मिलता है, परिभाषा मिलती है यहां से हमें, है ना। और यहीं से जो है वो हमें ये भी पता चलती है कि क्या है भाई, फोर्स क्या है, फोर्स जो है वो समानुपाती होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, और फोर्स जो है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है, ठीक है। यहां से ये सारी बातें पता चली। अब थर्ड लॉ में हमें क्या क्या बातें पता चलेंगी, उन चीजों को समझते हैं। देखिए, स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले तो ये देखो क्या कि भाई ये नियम किस चीज का है, ये एक्शन और रिएक्शन का नियम है, ये वाली चीज याद रखनी है, ठीक है, ये वाली चीज याद रखनी है। अब जो है वो देखो ये क्या कह रहा है, एवरी एक्शन फोर्स हैज अ रिएक्शन फोर्स दैट इज इक्वल इन साइज एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। दूसरा क्या कह रहा है, हिंदी में क्या है, प्रत्येक क्रियाबल में एक प्रतिक्रिया बल होता है जो आकार में समान और दिशा में विपरीत होता है। तो क्या बोल रहा है, हर एक्शन फोर्स का 2 फोर्स होगा, एक होगा एक्शन फोर्स Fa मान लेते हैं, और दूसरा होगा एक रिएक्शन फोर्स होगा Fr मान लेते हैं। ये दोनों जो है वो इक्वल होगा, दोनों इक्वल होगा, मतलब अगर एक 5 न्यूटन का है तो दूसरा भी 5 न्यूटन का ही होगा, लेकिन उसका क्या होगा, अमाउंट तो सेम होगा, क्वांटिटी सेम होगा, बट डायरेक्शन अलग होगा। क्यों, फोर्स तो अब देखो याद करो आपकी क्या पढ़ा था हमने अपने पहले में, फोर्स जो है वो एक क्या है, सदिश राशि है ना, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है वो मैग्नीट्यूड होगा, मींस परिमाण होगा, और
दिशा होगी, ठीक है ना। तो यहां पे एक्शन और रिएक्शन में क्या कह रहा है, ये परिमाण जो है, जो मैग्नीट्यूड है वो समान होगा, वो इक्वल होगा, और दिशा जो है, जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, वो अपोजिट होगी, विपरीत होगी, ठीक है ना। तो इसका क्या कह रहा है, क्या कि एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स दोनों क्या होगा, बराबर होगा, दोनों बराबर होगा, साथ ही साथ विपरीत होगा। और देखो सबसे पहले वाले लेक्चर में मोशन में हमने पढ़ा था कार्टेशियन प्लेन, और कार्टेशियन प्लेन में ही जो है वो क्या होता है, साइन कन्वेंशन पता चलता है। तो जब विपरीत होगा, सपोज करो अगर एक फोर्स, एक्शन फोर्स जो है वो अगर एक्स एक्सिस पे इस तरफ राइट साइड लग रहा है ना, तो रिएक्शन फोर्स कैसे लग रहा होगा, इस तरफ लग रहा होगा, लेफ्ट साइड लग रहा होगा, ओरिजिन के लेफ्ट साइड लग रहा होगा। तो लेफ्ट साइड क्या होता है, लेफ्ट साइड को हम नेगेटिव एक्स एक्सिस मानते हैं, और इसको जो है वो क्या मानते हैं, इसको पॉजिटिव, राइट साइड वाले को ओरिजिन के राइट में क्या मानते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वैसे ही अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऊपर वाला वाई एक्सिस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और नीचे क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये वाला फोर्स जो है वो एक्शन फोर्स अगर पॉजिटिव होगा तो ये फोर्स जो है वो डायरेक्शन में नेगेटिव होगा। तो इस चीज को हम कैसे दिखा सकते हैं, एफ ए जो है वो नेगेटिव होता है एफ आर, है ना, ये वाली चीज। तो इस तरीके से जो है वो फोर्स को दिखाते हैं, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आई क्या कि क्या कह रहा है, क्वांटिटी में सेम, मैग्नीट्यूड में सेम, यहां पे जो है वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, वहीं दिशा, डायरेक्शन जो है वो कैसा होगा, वो अपोजिट होगा। ये बात हुआ एक्शन और रिएक्शन के बारे में। अब कुछ फैक्ट्स को समझते हैं। देखो फैक्ट्स क्या है, देखो एक्शन और रिएक्शन के बारे में ना बहुत सारे मिथ हैं, और यही सारी चीजें जो है वही कंफ्यूजन जो है वो पेपर में पूछा जाता है, जिसके कारण गलतियां हो जाती हैं। अब देखो क्या क्या बातें हैं। देखो सबसे पहले क्या बताया जा रहा है कि ये फोर्स जो है, फोर्स ऑलवेज एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगता है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है। याद करो आप जो है वो अगर भाई बहन हो या फिर दोनों भाई हो तो आप क्या करते थे, लड़ाई कर लेते थे, एक थप्पड़ आपने लगा दिया और दूसरे भाई जब वो आपको मारने के लिए आता था तो आप क्या कहते थे, अरे जितना मैंने तुम्हारे हाथ गाल पे बल लगा दिया उतना तो तुम्हारे गाल ने भी मेरे हाथ पे मार दिया। ऐसे जब नया नया हम सीखते थे 9th 10th में यही चीज तो बोलते थे, बट वो बोलता था क्या कि नहीं तुमको उतना चोट तो नहीं लगा, हम तो वापस से मारेंगे, वो चीज होती थी ना। तो वही बात है, तो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है ना, जो आपने फोर्स लगाया वो उस अपने भाई के गाल के ऊपर लगा दिया है ना, बट गाल ने आपके हाथ के ऊपर फोर्स लगाया ना। तो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो है वो इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है विपरीत दिशा में। मीन सोचो क्या कि ये जो है ऐसा जो है वो भाई का मुंह है ना, और इसके ऊपर जो है वो आपने अपने हाथ से जो है वो थप्पड़ लगाया, तो क्या हुआ, ऐसा कुछ फोर्स का डायरेक्शन होगा। देखो आपके हाथ ने जो है वो इसके गाल पे इस तरीके से फोर्स लगाया, बट इसके गाल ने जो है वो क्या किया, इसके गाल ने जो है वो आपके हाथ के ऊपर इस दिशा में फोर्स लगाया। तो इक्वल अमाउंट का फोर्स, सपोज कर लो 5 न्यूटन का फोर्स है, तो 5 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगा और 5 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगा। तो इस तरीके से डायरेक्शन विपरीत होता है और क्वांटिटी सेम होता है, तो और दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लग रहा होता है। ये बात समझ में। चलिए आगे क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर हैज फोर्सेज ऑफ सेम नेचर, दोनों सेम नेचर का फोर्स होता है, ठीक है ना। वो तो आपको पता चली गया क्या कि क्वांटिटी में सेम ही है, ठीक है ना। अब चलो ये कोलिनियर होते हैं, कोलिनियर या समरेखा में होते हैं। मींस जिस दिशा में लगा है, जिस मतलब एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही ये दोनों लग रहे होते हैं। कैसे, वो चीज समझो। अगर देखो यहाँ पे, ये जैसे मैंने यहाँ पे बोला ना क्या कि सबसे पहले यहाँ पे, हाँ देखो ये दोनों मैंने जैसे बताया, तो अगर एक स्ट्रेट लाइन बनाए इस तरीके से, स्ट्रेट लाइन, तो इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो है वो ये दिशा लगने वाला ये एक्शन वाला फोर्स और ये विपरीत दिशा में लगने वाला रिएक्शन फोर्स ये सेम रेखा के ऊपर ही होगा। मींस अगर ऐसे एक रेखा है तो इसी के ऊपर जो है वो क्या हो रहा होगा, इसी के ऊपर जो है वो यहां पर एफ ए लग रहा होगा और इसी के विपरीत दिशा में जो है वो एफ आर लग रहा होगा, ठीक है ना। ये वाली चीज कहने की कोशिश है क्या कि एक ही रेखा में होती है। अगर हमने जो है वो क्या किया, अगर सपोज करो क्या कि ये कुछ है, स्पॉन्ज है जिसको आप प्रेस कर रहे हो, तो ये क्या होगा, जैसे आपने यहां पे जो है वो क्या लगाया, एफ ए लगाया, ऐसे एफ ए लगाया, तो ये क्या करेगा, इसी दिशा में ऊपर की तरफ जो है वो एफ आर लगा देगा आपके हाथ के ऊपर, है ना। तो ये क्या होगा, ये समरेखीय होगा। समरेखीय है मींस एक ही लाइन के ऊपर होता है। मींस अगर हम इसे एक लाइन के ऊपर अगर बनाने की कोशिश करें तो ये ऐसा एक लाइन होगा और इसी लाइन के ऊपर जो है वो ये स्पॉन्ज है ना, ये स्पॉन्ज है और इसके ऊपर जो है वो आपने क्या किया होगा, आपने जो है वो ऐसे करके एक बल लगाया, एक्शन वाला फोर्स लगाया, एफ ए लगाया और इसी लाइन के ऊपर जो है वो आपके ऊपर एफ आर लगा, है ना। तो कोलिनियर कहने का मतलब ये है, ठीक है, ये चीज समझ में आया। चलो अब जो है वो क्या कह रहा है, अब जो है वो है देयर इज नो डिले बिटवीन द फोर्सेस। मींस जैसे ही आपने एक्शन किया वैसे ही रिएक्शन मिला, कोई डिले नहीं होता है। मींस मिली सेकंड का भी डिले नहीं होता है, जैसे बल लगाया आपने वैसे ही आपके ऊपर रिएक्शन बल लगा, ठीक है। ये बात समझ में है। चलिए अब आगे देखें, आगे क्या है, देखिए एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है,
ये देखो एक जब रॉकेट लॉन्च होता है ना तो उसका एग्जांपल है। अब देखो जैसे ये रॉकेट लॉन्च हुआ तो पहले ये कहाँ रहा होगा, पहले तो ये लैंड के ऊपर रहा होगा, जमीन पे रहा होगा ना, इस तरीके से ये लैंड के ऊपर रहा होगा। अब इन्हीं सारी चीजों को जो हमने पीछे देखा है उसी चीज को हम वापस से समझने की कोशिश करते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले क्या बोला, सबसे पहले बोला क्या कि दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगता है। तो सबसे पहले भी आपने कभी भी देखा होगा जब चंद्रयान 3 लॉन्च हो रहा था तो उसी समय को अगर आप इमेजिन करो, बहुत हॉट टॉपिक था वो, बहुत करंट में है ना, तो उस समय आपने देखा होगा कि भाई सबसे पहले रॉकेट जब भी जो है वो लॉन्च होता है तो वो अपने फ्यूल को नीचे की तरफ पुश करता है ना, फ्यूल को नीचे की तरफ पुश करता है। जैसे ही वो नीचे की तरफ पुश करता है, प्रोपेल करता है, तो उससे क्या होता है, उस प्रोपल्शन से क्या होता है, आप जो है वो फोर्स लगाते हो नीचे की तरफ, तो वो क्या होता है, वही एक्शन फोर्स है, वो एक्शन फोर्स है। तो वो किसके ऊपर लगा, वो लैंड के ऊपर। एक्शन फोर्स कहां लगा, वो जमीन के ऊपर लगा, लैंड के ऊपर लगा। अब रिएक्शन फोर्स लगेगा, लैंड लगाएगा, तो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा ना। एक जो है वो एक्शन फोर्स किसके ऊपर लगा, जमीन के ऊपर लगा, और रिएक्शन फोर्स किसके ऊपर लगा, रॉकेट के ऊपर लगा। तो रिएक्शन फोर्स देखो ये Fr लगा, और इसी रिएक्शन फोर्स के कारण क्या होता है, रॉकेट जो है वो उड़ पाता है, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन फोर्स, और रिएक्शन फोर्स किसके ऊपर लगा, ये रॉकेट के ऊपर लगा, ठीक है। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स विपरीत दिशा में लग रहे हैं, ठीक, ये बात समझ में आई। अब देखो यहां पे ये कोलिनियर होता है, ये आपको दिख रहा है सेम रेखा में है, ये देखो आप, ये सेम रेखा में है, ये सेम रेखा है ना, तो ये कोलिनियर है, ये बात समझ में आया, और कोई डिले नहीं होता है, ये चीज ये समझ में आया, ठीक है। तो पेपर में क्या पूछता है कि नॉर्मली हमारे अंदर धारणा होती है ना कि सेम ही ऑब्जेक्ट के ऊपर लग जाता है, पेपर टेम्परामेंट में होते हैं तो, लेकिन ये चीज याद रखना है कि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट या वस्तुओं के ऊपर लग रहा होता है। तो ये चीज समझ में आए। चलो और कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे देखो रिकॉइलिंग ऑफ गन है ना, जब बंदूक चलाते हैं तो बंदूक का पीछे की तरफ जाना, बंदूक का पीछे की तरफ जाना, ये भी जो है वो क्या है, एक एक्शन और रिएक्शन कहीं है। जैसे आपने जब ट्रिगर दबाया तो फोर्स लगा, जिस फोर्स के थ्रू जो है वो एक्शन फोर्स के थ्रू जो है वो क्या हुआ, बंदूक जो है मतलब बंदूक ने गोली को फायर कर दिया है ना, बुलेट फायर हुआ। अब क्या होगा, अब वो फोर्स लगा तो रिएक्शन फोर्स भी लगेगा, और ये रिएक्शन फोर्स के कारण जो है वो बंदूक हाथ में पीछे की तरफ जाती है, ठीक है ना, ये चीज। अब देखो हम जो चल पाते हैं ना वो भी रिएक्शन फोर्स के कारण चल पाते हैं। देखो कैसे, ये देखो ये पैर है, और इस पैर से जो है वो हम क्या करते हैं, एक कलर चेंज कर लेते हैं, इस पैर से जो है वो हम क्या करते हैं, जमीन पे जो है वो जमीन पे क्या करते हैं, एक्शन लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, हम फोर्स अप्लाई करते हैं, एक्शन फोर्स लगाते हैं, और इसी चीज के बदले जो है वो क्या होता है, एक रिएक्शन फोर्स जमीन लगाती है ना, रिएक्शन फोर्स जमीन लगाती है और हम चल पाते हैं, है ना, ये वाली चीज, ठीक। चलिए तो यहां पर जो है अब दूसरा क्या, देखो जब भी आदमी जब जंप करता है बोट के ऊपर से तो क्या होता है, आपने जो है वो फोर्स लगाया इस पे पीछे की तरफ, देखना समझना कैसे, ये इसने जो है वो एक्शन फोर्स लगाया पीछे की तरफ, ये पीछे की तरफ पुश करता है और आगे की तरफ कूद जाता है। तो जैसे ही बोट के ऊपर ये आदमी इस तरीके से खड़ा रहा होगा, इसने नीचे की तरफ जो है वो फोर्स ऐसे कुछ ऐसे है ना, ये यहाँ पे खड़ा रहा होगा और इसने नीचे की तरफ बल लगाया, एफए फोर्स लगाया, ठीक है। अब क्या होगा, इसके ऊपर जो है वो बोट क्या करेगी, एक रिएक्शन फोर्स लगाएगी, एफआर है ना, रिएक्शन फोर्स लगाएगी, और इस फोर्स के कारण जो है वो क्या होगा, इस फोर्स के कारण एफए फोर्स के कारण क्या होगा, बोट जो है वो पीछे की तरफ चली जाएगी, पीछे की तरफ चली जाएगी, और इस फोर्स के कारण ये आदमी जो है वो आगे की तरफ मूव करता हुआ जमीन के ऊपर कूद जाएगा, ठीक है ना, ये वाली चीज। अब देखो स्विम, जो हम तैर पाते हैं ना उसके पीछे भी यही कारण है। देखो हम क्या करते हैं, जो तैराक होता है वो क्या करता है, वो पीछे की तरफ अपने दोनों हाथों से पीछे की तरफ फोर्स लगाता है, एक्शन फोर्स जो है वो पीछे की तरफ लग रहा होता है, ठीक है ना, और फोर्स का जो रिएक्शन फोर्स लगता है वो कैसा लगता है, आगे की तरफ, और इसी के कारण जो है वो एफआर की तरह रिएक्शन फोर्स के कारण हम आगे की तरफ तैर पाते हैं, ठीक है ना, आगे की तरफ मूव कर पाते हैं, ठीक है, ये वाला चीज। और रॉकेट प्रोपल्शन है ना, रॉकेट का उड़ना, इसके बारे में तो हमने बात कर ही ली, ठीक है ना, ये सारी चीजें थी, ठीक है। चलिए तो ये था अपना थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, और होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझते हैं, ठीक है। चलिए तो अब अपने लास्ट टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी कि संवेग के संरक्षण को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है स्टेटमेंट, सबसे पहले वो समझते हैं। स्टेटमेंट है सम ऑफ टोटल मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन रिमेन्स सेम। टक्कर से पहले टक्कर के बाद दो वस्तुओं का कुल संवेग का योग समान होगा। मींस अगर कोई दो वस्तुओं के बीच में अगर कॉलिजन हो रहा है तो किसी भी सिस्टम में कॉलिजन से पहले वाला टोटल मोमेंटम और कॉलिजन के बाद वाला टोटल मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा सिस्टम का, है ना। तो क्या मतलब क्या हुआ इसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, कि भाई अगर कभी भी कॉलिजन हो रहा है तो कॉलिजन से पहले सिस्टम का जो है वो टोटल मोमेंटम और कॉलिजन के बाद सिस्टम का टोटल मोमेंटम क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। समझते हैं इसे एक एग्जांपल से। देखो ये एक बॉल ए है और एक ये बॉल बी है जो कि u1 और u2 वेलोसिटी से चल रही है। मानते हैं ऑब्वियसली अगर टक्कर होगी तो पीछे वाले का वेलोसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना। ये u1 जो है वो ग्रेटर देन u2 है, ठीक है, ये बात है।
अब देखो टक्कर होगी और टक्कर के बाद क्या होगा, ए जो है वो v1 वेलोसिटी से जा रही है, v1 वेग से जा रहा है, और बी जो है वो v2 वेग से जा रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ, इस लॉ का, इस नियम का कहने का मतलब ये हुआ क्या कि ये एक सिस्टम है। देखो आप, ये जो है ये एक टोटल सिस्टम है। यहां पे अगर हम इस पूरे बिफोर कोलिजन से पहले ये एक टोटल सिस्टम है, ठीक है ना, और आफ्टर कोलिजन जो है वो ये एक सिस्टम है। तो कहने का मतलब ये है क्या कि ये बिफोर कोलिजन से पहले जो इस सिस्टम का टोटल मोमेंटम होगा वो, और आफ्टर कोलिजन जो ये टोटल मोमेंटम होगा वो, है ना, ये दोनों क्या होगा, ये दोनों इक्वल होगा, ये दोनों समान होगा। और ये टोटल मोमेंटम कैसे भाई, इसमें जो है वो मोमेंटम जो है वो p जो है मोमेंटम ऑफ ए वाले ऑब्जेक्ट का, जो ए वाला बॉल है, और प्लस में p बी वाले बॉल का। ठीक है, वैसे ही यहां पर टोटल मोमेंटम कौन सा, ये p ए वाले बॉल का और ये p बी वाले बॉल का, ये पूरा टोटल मोमेंटम होगा। तो होपफुली आपको समझ में आया। अब हम इस चीज को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अब यहां पे क्या कह रहा है, क्या कि देखो ये जो है ये अपना ए ऑब्जेक्ट है और ये बी बॉल है, ठीक है, और ये u1 वेलोसिटी से जा रहा है, ये u2 वेलोसिटी से जा रहा है, और टक्कर हो गई, ए और बी की टक्कर हो गई। अब यहां पे ए जो है वो v1 वेलोसिटी से जा रहा है और बी जो है वो v2 वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, अब देखो जैसे ही टक्कर होगी तो दो फोर्स लगेगा। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है, हर एक्शन का एक रिएक्शन फोर्स होगा। ठीक है ना, तो अब यहां से क्या कह रहा है, क्या कि भाई अब हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखो ए वाला बॉल जो है वो क्या करेगा, क्या कि बी के ऊपर एक टक्कर लगाएगा, है ना, फोर्स लगाएगा। सपोज करते हैं ये एफ ए फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और उसी के साथ ही बी वाला जो बॉल है वो ए के ऊपर फोर्स लगाएगा, क्योंकि अब भी हमने पढ़ा है क्या कि भाई एक्शन और रिएक्शन जो है वो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है, विपरीत दिशा में और इक्वल क्वांटिटी में, है ना, इक्वल मैग्नीट्यूड का। ठीक है ना, ये चीज पढ़ा था। तो यहां से एफ जो है वो बी का लगेगा विपरीत दिशा में ए के ऊपर। ठीक है ना, तो ये ए के ऊपर जो है वो एफ बी फोर्स लगा और बी के ऊपर जो है वो कौन सा लगा, एफ ए फोर्स लगा। अब इसी चीज को हम समझते हैं। देखिए अब यहां पे हुआ कि एफ बी जो है वो इक्वल होगा एफ ए के, है ना, समान मैग्नीट्यूड क्या होगा, थर्ड लॉ क्या कहती है, देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं क्या कि थर्ड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ कहता है क्या कि फोर्स, एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स का जो है वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा। वहीं जो है वो डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन विपरीत होगा, अपोजिट होगा। ठीक है ना, ये चीज जो है वो कहता है। तो यहां पर हमें अपोजिट लगाने के लिए क्या करना होगा, मैंने आपको बताया था अभी, अपोजिट लगाने के लिए क्या करेंगे, नेगेटिव साइन लगाएंगे। तो ये एक नेगेटिव साइन लगाया जिससे हमें अपोजिट का पता चला। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब देखो यहां पर एफ बी, अब एफ बी को अगर लिखेंगे तो सपोज करते हैं क्या कि ए मास के मतलब ए ऑब्जेक्ट का जो है वो मास कितना है, एम ए है ना, इसको मैं दूसरे पेन से लिखता हूं, है ना, ए ऑब्जेक्ट का मास कितना है, एम ए है, वहीं बी ऑब्जेक्ट का मास कितना है, एम बी है। ठीक है, तो चलिए अब जो है वो अगर मैं लिखूं फोर्स को, तो फोर्स को क्या लिखेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन। एम बी किसके ऊपर लगा, ए ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा। ठीक है ना, तो यहां पे क्या लिखेंगे, एम ए इंटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन किसका, ए का, तो इसको भी सपोज करते हैं क्या कि ए का एक्सेलरेशन ए कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे माइनस, अब ये एफ ए किसके ऊपर लगा, ये तो बी के ऊपर लगा है, तो इस पे मास कौन सा आएगा, एम बी मास आएगा। ठीक है ना, बी का मास होगा तो एम बी ले लेते हैं, और दूसरा जो है वो इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं ए बी। ठीक है, ए बी, डन, ये चीज हुआ। अब देखो, अब आपको याद होगा कि एक्सेलरेशन को क्या लिखते थे, याद कीजिए, एक्सेलरेशन क्या होता था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और इस चीज को अगर हम थोड़ा सा और इलेबोरेट करके लिखें तो किस तरीके से लिखेंगे, v माइनस यू बाई टी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही चीज तो होता था। ये v जो है वो क्या है, ये फाइनल वेलोसिटी है, और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, यही चीज है। तो चलिए अब हम उसी तरीके से लिखते हैं क्या कि भाई मास लिखा। अब अगर एक्सेलरेशन देखते हैं तो एक्सेलरेशन को यहां पे कैसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी। अब देखो ए का जो है, अगर हम ए ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो ए का, अगर हम ए को देखते हैं, यहां पे मैं लिख रहा हूं ए बॉल का जो है वो फाइनल वेलोसिटी कितना है, भाई फाइनल वाला तो इस तरह आफ्टर कोलिजन में ए का कितना है, v1 है, फाइनल वेलोसिटी कितना है, v1, और इनिशियल कितना है, इनिशियल है u1। वहीं बी बॉल का कितना है, बी का जो है वो फाइनल वेलोसिटी कितना है, v2, और इनिशियल कितना है, इनिशियल है आपका u2,
है ना, यही ये चीजें हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, एक एक्सेलरेशन अगर हमें लिखना होगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं v1 माइनस u1 अपॉन टाइम, ऐसे लिख सकते हैं। वहीं पे अगर माइनस साइन के साथ mb, और यहाँ पर अगर हमें एक्सेलरेशन b का अगर लिखना होगा तो किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे है ये v2 माइनस u2 अपॉन टाइम, इस तरीके से लिखेंगे, है ना। अब देखो टाइम से टाइम तो कट गया, तो इस तरीके से अब हम ब्रैकेट अगर ओपन करें तो ma इंटू v1 माइनस ma इंटू u1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ mb इंटू v2, और यहां पे प्लस हो जाएगा mb इंटू u2, है ना, ये चीज हुआ। अब हमें जो है वो प्रूफ क्या करना था, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन टक्कर से पहले और टक्कर के बाद का, यही तो बराबर होता है ना ये चीज। अब देखो इनिशियल के लिए हम क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी यहां पे है, ये है इनिशियल, है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको एक तरफ लेके आएंगे और इसको जो है वो एक तरफ लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो सारे फाइनल वेलोसिटी को एक तरफ और इनिशियल वेलोसिटी को एक तरफ, ठीक है ना। चलिए तो इसको हम एक तरफ करते हैं, कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे ma एक तरफ, देखो यहाँ पे हो गया इस तरीके से। देखो यहाँ पे ना इसको करेंगे तो नेगेटिव साइन के साथ होगा, फिर उसको नेगेटिव बैलेंस करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं क्या कि u1 को इस तरफ लेके आते हैं और v2 को इस तरफ लेके जाते हैं, ठीक है यहाँ पे। अब देखो इसको हम लिखने की कोशिश करते हैं, कैसे लिखेंगे भाई, ma v1, यहाँ पे v2 वाला ये वाला जो है वो इस तरफ आएगा तो क्या होगा, प्लस ऑफ mb इंटू v2 इज इक्वल टू, अब देखो ये u1 वाला उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ma इंटू u1 प्लस mb इंटू u2, यही तो है, यही है। अब एक बात बताओ, ये वाला जो था ma u1, ये क्या है, इनिशियल मोमेंटम है a का इनिशियल मोमेंटम है, यहाँ पे ma u1 यही तो है इनिशियल मोमेंटम a का, है ना, प्लस यहाँ पे क्या है, ये वाला u1, ये देखो ये वाला यहाँ पे mb u2 क्या है, इनिशियल मोमेंटम b का, है ना, ये वाला। अब देखो यहाँ पे ma v1 यहाँ पे है ma v1, ये जो है वो फाइनल मोमेंटम है किसका, a का, ठीक है। तो ये वाला जो है वो p फाइनल a का, प्लस ये वाला जो है वो किसका होगा, ये वाला किसका है, ये p फाइनल है b का, ठीक है, ये b का p फाइनल है। तो यही तो है टोटल सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम, ये फाइनल मोमेंटम हो गया, टोटल मोमेंटम, एक सेकंड इसको थोड़ा सा ठीक से नीचे हो गया, है ना, क्या लिखेंगे, टोटल मोमेंटम फाइनल, टोटल फाइनल मोमेंटम है ये, फाइनल ब्रैकेट में कर लेते हैं, और ये टोटल इनिशियल मोमेंटम है, टोटल इनिशियल मोमेंटम, यही तो है टोटल इनिशियल मोमेंटम। तो यही चीज तो हमें प्रूव करना था क्या कि टोटल फाइनल मोमेंटम जो है वो टक्कर से पहले और टक्कर के बाद जो है वो क्या होता है, सेम होता है। यही चीज तो प्रूफ करना था और ये चीज हमने प्रूफ कर लिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये प्रूफ है, हालांकि ये पेपर में नहीं आता है बट समझ के लिए जो है वो हमें समझ आना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज हो गया, तो समझ में आया क्या कि भाई टोटल सम ऑफ मोमेंटम जो है, टोटल सम ऑफ मोमेंटम जो है, सम ऑफ टोटल मोमेंटम अगर किसी दो ऑब्जेक्ट का अगर कोलिजन होने से पहले और कोलिजन होने के बाद क्या होगा, वो सेम होगा, ठीक है ना। ये चीज हमने प्रूव भी कर लिया, ठीक है। चलिए अब थोड़ा एग्जांपल देख लें। देखिए एग्जांपल में क्या है, रिक्वायरिंग ऑफ गन, मतलब वही गन का पीछे जाना, ये जो है वो थर्ड लॉ का भी एग्जाम्पल है और यहां भी एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो पेपर में अगर पूछता है क्या कि भाई ये थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है, बिल्कुल है। और अगर ये पूछता है क्या कि ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एग्जाम्पल है, बिल्कुल है। उसके बाद फिर प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट, ये भी प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट वाला भी ये एग्जाम्पल है। दूसरा, अगर एस्ट्रोनॉट जो है वो अगर इसके ऊपर अगर स्पेस में हो, अंतरिक्ष में हो और उनके हाथ में अगर कोई बॉल हो, ठीक है ना, वो बॉल को आगे की तरफ फेंकेंगे, वो पीछे की तरफ जाएंगे, है ना। तो यहां पर भी जो है वो ये भी जो है वो क्या है, ये भी एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का ही एग्जांपल है। तो एग्जांपल याद रखना है, बाकी न्यूमेरिकल जो है वो तो हम अपने एक्सपेक्टेड और PYQ वाले सेक्शन में जो है वो करेंगे ही अलग सेपरेट वीडियो में, ठीक है। तो होपफुली आपको जो है वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पूरा समझ में आया, ठीक है। इसमें यही चीज है क्या कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। और यहां से जो है वो एग्जाम्पल पूछा जाता है और कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक है ना। न्यूमेरिकल हालांकि हम अपने अगले वाले लेक्चर में पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो होपफुली आपको जो है वो पूरा फोर्स समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बता दूंगा। और आगे आप वीडियो को जो है वो लाइक और शेयर तो करोगे ही, बाकी सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, मोटिवेशन मिलता है हमें। बाकी धन्यवाद।